नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य हिंदी प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों से संबंधित ही प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों से संबंधित उन सभी तथ्यों को देखेंगे जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा या एनटीए नेट की परीक्षा सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं। उसके सबसे पहले देख लेते हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि हिंदी उपन्यासों का जो सम्राट कहा जाता है, उपन्यासों का सम्राट प्रेमचंद जी को ही कहा जाता है और प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर के उपन्यासों का भी विभाजन किया गया, जिस प्रकार से प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यास, इस प्रकार से उपन्यासों को कई भागों में बांटा गया। तो सबसे बात कर लेते हैं आज हम प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों में कौन कौन से ऐसे प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं और किन किन बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण तथ्य। तो सही अर्थों में जब हम बात करें तो प्रेमचंद हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया। प्रेमचंद जी ने ही हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास भी किया है और उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति भी हुई है और जन जीवन का प्रामाणिक एवं वास्तविक चित्र पाठकों को देखना सुलभ हुआ था और अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी हैं। ये आपको प्रेमचंद जी से संबंधित आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। उनके उपन्यास में किन किन समस्याओं को दर्शाया, जैसे कि जो है कृषक जीवन की समस्याओं को दर्शाया गया है, अनमेल विवाह को बताया गया है। तो काफ़ी सारी जो समाज में जो है आम जनता के बीच जितनी भी जो गरीबी की समस्या रही है, तो कुलीन प्रथा की समस्या रही है, जो पुरानी कुरीतियाँ रही हैं उनसे संबंधित जो प्रथाएं रही हैं, उनकी समस्याओं को दर्शाया गया है। तो प्रेमचंद जी के जितने उपन्यास आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो और उनमें आपको काफ़ी सारी समझ है। तो हम बिल्कुल जो है एक एक उन तथ्यों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहे हैं और एक एक करके जो एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं प्रेमचंद जी से संबंधित उपन्यास, जैसे कि गोदान, उनकी कथा वस्तु को भी थोड़ा सा समीक्षा को कथा वस्तु को समझेंगे ताकि जो है पात्रों की हमारे जो है रिवीजन हो सके। अगर परीक्षा में कोई भी प्रश्न इनसे संबंधित अगर पूछ लिया जाए तो उनका आप सही आंसर लगा सको। टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, दोनों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो देख लेते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण भी किया है। समाज में नारी जीवन की यंत्रणा, बेमेल विवाह, प्रदर्शन प्रियता, शोषण और जाति पाति छुआछूत की घृणित परंपरा आदि को इन्होंने नैतिकवादी चश्मे से देखने का प्रयास किया है। उसके बाद देख लेते हैं। उन्होंने दहेज प्रथा, बेमेल विवाह आदि से उत्पन्न विधवा जीवन व वेश्यावृत्ति को समाज में जघन्य यानी कि घृणित अपराध के रूप में इन्होंने देखा है। और प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित रहे हैं। आदि समस्याओं को इन्होंने दर्शाया है अपने उपन्यासों के माध्यम से। बढ़ते हैं आगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। जो ये कथन है ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो आपको इस कथन को एक बार से फिर पढ़ लेना है और ये देख लेना है ये किस विद्वान का है, क्योंकि जब कई विद्वान ऑप्शन में होते हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो। तो प्रेमचंद जी के संबंध में जो ये कथन कहा है, इनके उपन्यासों के संबंध में, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि प्रेमचंद जी जो है शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थी। इस कथन को आपको बिल्कुल ध्यान से समझ
लेना है ताकि जो है परीक्षा में फिर से पूछ लिया जाए तो आप सही आंसर कर सको। बढ़ते हैं आगे। प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास। प्रेमचंद जी द्वारा लिखित हम प्रमुख उपन्यास देख लेते हैं। सबसे पहले सेवा सदन 1918 ईस्वी में लिखा गया। इसके प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास को नई दिशा भी प्राप्त हुई। अगर सबसे पहले इनको क्रम वाइज भी लगाने को दे दिया जाए प्रेमचंद जी के उपन्यासों को तो सबसे पहले सेवा सदन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में इसे जो है बाजार हुस्न नाम से उपन्यास लिखा था। इसका हिंदी अनुवाद उन्होंने सेवा सदन उपन्यास नाम से किया। एक बात और बता देना चाहती हूँ, प्रेमचंद जी ने जितने भी ये उपन्यास लिखे हैं इन्होंने पहले उर्दू में लिखे थे और उन्हीं का हिंदी अनुवाद भी इन्होंने किया है। जैसे कि सेवा सदन को जो उन्होंने उर्दू में लिखा था वो बाजार हुस्न नाम से लिखा था, लेकिन हिंदी में अनुवाद करके उन्होंने सेवा सदन नाम से लिखा। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी से विवाह से जुड़ी समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान, सम्मान आदि विषयों को भी उठाया है। परीक्षा में प्रेमचंद जी से संबंधित ये जितने भी उपन्यास हैं इनसे अंदर से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस उपन्यास में किस समस्या को दर्शाया है, इस उपन्यास में हमें क्या देखने को मिलता है, किस उर्दू नाम का उपन्यास का अनुवाद है ये उपन्यास। इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप इनको बार बार रिवाइज करके याद कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। दूसरा जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का वो है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में प्रेमचंद जी ने उर्दू में गोसाई आफियत नामक उपन्यास लिखा है, जिसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने प्रेमाश्रम नाम से किया है। यानी गोसाई आफियत जो का उर्दू का उपन्यास हिंदी में अनुवाद किया गया प्रेमाश्रम नाम से, जो कि 1922 ईस्वी में लिखा प्रेमाश्रम उपन्यास किनका, मुंशी प्रेमचंद जी का, जिसमें इन्होंने जो है नागरिक जीवन और ग्रामीण जीवन का संपर्क स्थापित करते हुए विधवा विवाह, कृषक जीवन की समस्याओं को उद्घाटित भी किया है। उसके बाद बात करें आगे। अगला जो हमारा प्रेमचंद जी से संबंधित उपन्यास है वो है रंगभूमि। रंगभूमि 1925 प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद है। किसका? रंगभूमि चौगाने हस्ती का, जो कि उर्दू नाम से लिखा चौगाने हस्ती, उसी का हिंदी अनुवाद कौन सा उपन्यास है वो है रंगभूमि। रंगभूमि का समय 1925, जैसे कि आपने 1918 में सेवा सदन, 1922 में प्रेमाश्रम और 1925 में जो है रंगभूमि उपन्यास। आप लोगों को ये बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि आप पीछे के जो उपन्यास है उनके जो है सन को आप भूल ना पाओ, क्योंकि सनों पर मैं अधिक बल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रेमचंद जी के जितने उपन्यास हैं इनका एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। क्रम वाइज भी लगाने को भी दे दिया जाता है, या किसी भी उपन्यास के संबंध में ये पूछ लिया जाता है इस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ, जैसे कि सेवा सदन का पूछ लिया जाए या प्रेमाश्रम का, तो आपको इनके सनों को बिल्कुल बार बार रिवाइज करते हुए याद कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा, ये पूछ लिया जाए किस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया, तो वो है चौगाने हस्ती का उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती में हिंदी जो अनुवाद हुआ रंगभूमि। रंगभूमि जो उपन्यास रहा है उसे भारतीय जनजीवन का रंगमंच भी कहा गया। इसके नायक कौन रहे हैं, तो कई बार पूछ लिया जाता है सूरदास प्रेमचंद जी का किस उपन्यास का नायक है, तो किस उपन्यास का पात्र है, तो आपको ध्यान रखना है रंगभूमि का। उसके बाद इनमें औद्योगिक और कृषि जीवन की तुलना, पूंजी केंद्रीयकरण का विरोध, औद्योगिक सभ्यता का विरोध, धार्मिक रूढ़ियों का विरोध, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नकली और थोथी आदर्शवादिता आदि का यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में दिखाया गया है। साथ साथ इन उपन्यासों की जो विषय वस्तु रही है, किस समस्या को दर्शाया है, ये भी आपको बार बार रिवाइज कर लेना है। बढ़ते हैं आगे। कायाकल्प। कायाकल्प 1926 ईस्वी में रचित प्रेमचंद का नए ढंग का उपन्यास है जो कि पुनर्जन्म से संबंधित है। ये पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास उनके पुनर्जन्म से संबंधित रहा है, वो रहा है कायाकल्प। उसके बाद बात करें आगे निर्मला की, तो निर्मला 1927 में लिखा गया मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की आंशिक शुरुआत देखी जा सकती है। इस उपन्यास के माध्यम
से, और इसमें किशोर मन की भावुकता तथा अधेड़ मन की भोगलिप्सा का यथार्थपूर्ण चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा तथा बेमेल विवाह की समस्या को दर्शाया है। यह आप लोगों ने निर्मला उपन्यास को पढ़ा होगा, तभी आपने देख लिया कि इसमें एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से जो निर्मला का बाल विवाह कराया गया, तो एक अनमेल विवाह या बेमेल विवाह इस उपन्यास की समस्या है। उसके बाद बात करें दहेज प्रथा भी इसमें दर्शाई गई है। उसके बाद बात करें गबन जो है 1931 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद जी द्वारा उपन्यास। इसमें लेखक ने पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रण उपस्थित किया है, और इन्होंने इस उपन्यास में नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का आत्म प्रदर्शन, मध्यवर्गीय समाज की तुलना की दुर्बलताओं को पति पत्नी के जीवन में चित्रार्थ करते हुए स्वाभाविक और यथार्थ की सृष्टि की है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो उपन्यास है वो है प्रेमचंद जी का कर्मभूमि। 1932 ईस्वी में उपन्यास में मंदिर में अछूतों का अवैध निषेध, हरिजन समस्या, महंतों का आडंबर और भोगलिप्सा, जनता का अंधविश्वास, मदिरा सेवन आदि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के साथ ही मजदूरों, किसानों की दुर्दशा, सरकारी दमन, पूंजीपतियों का शोषण, गरीबी, शहरी और ग्रामीण जनता की यथार्थ चित्रण, इसके प्रति पाठकों की सहानुभूति इस उपन्यास में जागृत की है। 1932 में लिखा गया। उसके बाद बात करें आगे, इनको आप बार बार रिवाइज करोगे तभी आपको ये याद रहेंगे, नहीं तो जब आप प्रश्नों को पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी किस उपन्यास में किस समस्या को दर्शाया है। तो मेरा मानना है कि जब आप इनको बार बार रिवाइज करोगे तभी, और प्रश्न उत्तरों के माध्यम से जब हम इनके प्रश्न उत्तर करेंगे तो ये तथ्य हमारे जो है बार बार रिवाइज हो जाएंगे। मैं कम समय में अधिक तथ्य कराने की सोचती हूँ, क्योंकि कुछ आप लोगों को पहले से पढ़ा हुआ होता है, और कुछ जो चीज़ें जब हम एक बार तथ्य कर लेते हैं फिर बार बार जब उनको रिवाइज करेंगे तभी हमें याद रहेगी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है गोदान। क्योंकि कम समय में अधिक तथ्य इसलिए कराना चाहती हूँ क्योंकि हमारा जो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है वो बहुत ही अधिक है। साथ ही जो है हमें काव्य शास्त्र को भी करना है और व्याकरण के भी प्रश्नों को भी हमें करते हुए चलना है। तो अधिक लंबी वीडियो जब मैं बनाती हूँ तो अपलोड करने में भी थोड़ी परेशानी होती है, तो इसलिए मैं अधिक से अधिक आप लोगों का फ़ायदा देखते हुए जो है क्लासेस को रिकॉर्ड करती हूँ, और अलग अलग जो पुस्तकों में से जो है तथ्यों को संग्रहित करके जो है कई पुस्तकों का संग्रह करके आप लोगों के सामने लेकर के आती हूँ। और भाई वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारे लिए ये लाभदायक है, बेनिफिट रहेगी, मददगार साबित होगी, तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से ही जो मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और एक बात और कहना चाहती हूँ भाई, मैं आपके इस जो इतने आप हमसे जुड़ रहे हो और जुड़ कर तैयारी कर रहे हो, हर रोज़ एक दो बच्चा हमसे जुड़ करके जो है हमारे साथ तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि अपनी तैयारी को आप इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिए और हमारे साथ जुड़ करके अपनी परीक्षा में आप जो है सफल हो पाओगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप लोग हमसे जुड़ करके तैयारी कर रहे हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे इतना प्यार मिल जाएगा, कि इतनी थोड़ी सी जल्दी जो है बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपको परीक्षा में जो है अधिक से अधिक लाभ मिले, इस प्रकार से हम तैयारी करें। तो देख लेते हैं आगे, गोदान पर जो उपन्यास है वो 1936 का उपन्यास है। यह प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास है, यानी कि सबसे बाद का जो उपन्यास माना गया है सबसे, वो है गोदान, जो कि पूर्ण उपन्यास है, सबसे अंतिम उपन्यास माना गया है। ये प्रेमचंद का सबसे अंतिम उपन्यास कौन सा माना गया है,
वो है गोदान, जो कि एक पूर्ण उपन्यास है। उसके बाद अपूर्ण उपन्यास लिखा प्रेमचंद जी ने मंगलसूत्र, जो इसे पूरा नहीं कर पाए प्रेमचंद जी। यह मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा ही उपन्यास रह गया। गोदान के संबंध में तो आप लोगों को पता ही है कि गोदान जो उपन्यास में जो है कृषक जीवन की यथार्थता का चित्रण हुआ है, और धनिया और गौरी इनके प्रमुख पात्र रहे हैं। उनका एक बेटा है गोबर। इस उपन्यास को आई होप आप लोग सभी ने पढ़ रखा होगा, मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास को। उसके बाद बात करें मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो है एक अपूर्ण उपन्यास है। यह मुंशी जी का अधूरा उपन्यास है, और प्रेमचंद जी ने उपन्यासों की प्रमुखता आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद रही है। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का मतलब होता है पहले प्रेमचंद जी आदर्शवादी उपन्यास लिखते थे, और उसके बाद जो है उन्होंने अपना जो मुख कर लिया यथार्थवाद की तरफ, यानी कि यथार्थवादी उपन्यास बाद में वे लिखने लगे। तो उनके उपन्यासों का जो विशेषता रही है, प्रमुख विशेषता रही है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद जी के उपन्यास किस प्रकार के उपन्यास रहे हैं, या उनकी मुख्य विशेषता क्या रही है। इसके कारण वे पाठकों के में अति लोकप्रिय भी हुए हैं। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो हमारा तथ्य है प्रेमचंद युगीन समकालीन उपन्यासकार। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार कौन नहीं है या कौन है। इस प्रकार से आप इन सभी लेखकों को देखोगे कि जिस लेखक ने प्रेमचंद युग में उपन्यास लिखे हैं वही है प्रेमचंद युगीन समकालीन उपन्यास। तो इनमें कौन कौन शामिल है? जयशंकर प्रसाद, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, आचार्य सुदर्शन सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके ये प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं जो कि प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार माने गए हैं, प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार माने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हम देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास जो है, प्रसाद जी के दो प्रमुख उपन्यास रहे हैं। एक कंकाल 1929 ईस्वी, दूसरा है तितली 1934 ईस्वी। इन दोनों का समय भी आपको याद रखना है। कई बार सन भी दे दिया जाता है कि इस उपन्यास का सन बताइए। कंकाल का सन क्या रहा या तितली का जो है क्या रहा। तो ईरावती इनका अधूरा उपन्यास माना गया है। जिस प्रकार से प्रेमचंद का मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास रह गया, उसी तरह जो है जयशंकर प्रसाद जी का ईरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास रहा, जिसके वे अकाल मृत्यु के कारण उसे पूरा न कर सके। उसके बाद बात करें कंकाल की। कई बार पूछ लिया जाता है इनकी समस्याओं के संबंध में भी, किस उपन्यास में किस समस्याओं को दर्शाया है या किससे संबंधित रही है। तो कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है, और तितली में उन्होंने प्रेम की आदर्श स्वरूप तथा ग्रामीण समस्याओं का चित्रण दर्शाया है। उसके बाद बात करें विश्वनाथ शर्मा कौशिक की। विश्वनाथ शर्मा कौशिक के उपन्यास हम देख लेते हैं। तो विश्वनाथ शर्मा कौशिक जो है प्रेमचंद के अन्य समकालीन उपन्यासकारों में प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं, और उनके उपन्यासों में जो शामिल है भिखारिणी और माँ, जो ये उपन्यास है इनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। भिखारिणी में उन्होंने अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया है, और उन्होंने माँ उपन्यास में यह दिखाया कि माँ की ममता, त्याग और विवेकपूर्ण देश पर बालक का सर्वांगीण विकास किस प्रकार होता है या किस पर निर्भर है। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो हमारा लेखक है प्रेमचंद समकालीन उपन्यासकारों में, वो है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का एक प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार रहे। आचार्य चतुरसेन शास्त्री किस प्रकार के उपन्यासकार रहे? एक प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार रहे हैं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के जितने भी उपन्यास हैं वे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से
कौन सा उपन्यास आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का नहीं है। इस प्रकार से आजकल जो परीक्षाओं का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, नहीं से संबंधित अधिक प्रश्न पूछे जाने लगे, तो आपको एक एक रचनाओं को, एक एक लेखकों की रचनाओं को जो इम्पोर्टेंट है बार बार रिवाइज कर लेना है, ताकि आप परीक्षा में कन्फ्यूजन ना हो। तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री एक प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार रहे हैं। वैशाली की नगरवधू, सोना और खून, सोमनाथ व रक्षायाम आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। वैशाली की नगरवधू उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित दिखाए हैं। वैशाली की नगरवधू में ये पूछ लिया जाता है कि वासुदेव, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, इन सभी को किस उपन्यास में एक साथ दर्शाया है, तो वैशाली की नगरवधू, जो कि चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है। उसके बाद है सोना और खून, सिपाही विद्रोह से लेकर भारतीय इतिहास के एक विशाल अंश को प्रस्तुत किया है। सोमनाथ ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है। ये पूछ लिया जाए इनमें से जो है चतुरसेन शास्त्री का ऐतिहासिक कथा पर आधारित उपन्यासकार कौन सा है, तो वो है सोमनाथ। वह रक्षायाम जो है प्राचीन युग की पृष्ठभूमि पर आधारित एक महान मौलिक उपन्यास है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो लेखक है वो है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण श्रीवास्तव जो है यह भी आदर्शवादी परंपरा के उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके जो प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यासों में शामिल है विद्या, विजय, विकास, बेकसी का मजार, विसर्जन और वेदना, उसके आदि उपन्यास लिखे गए हैं। बेकसी का मजार एक ऐतिहासिक उपन्यास है। वैसे इनके उपन्यास लिखे गए हैं। ये ट्रिक थोड़ा सा आप जो है याद रख सकते हो कि जो ये क्योंकि ऑप्शन में जब दे दिए जाते हैं, एक दो बार आप इनको रिवाइज कर लोगे तो आपको जो है ऑप्शन में देखते ही आप पहचान कर सकते हो। आप यहाँ से ट्रिक बना सकते हो। श्रीवास्तव, वास्तव से इसमें भी दो, इनके नाम में भी दो वह जो है वर्ण दिए गए हैं, तो इनके जो उपन्यासों में भी अधिकतर जो है आपको वह वर्ण मिलेंगे। तो इस प्रकार से अगर आपको जो है देखने को मिले परीक्षा में ऑप्शनों में, कुछ हमें ट्रिक भी लगानी होती है, शब्दों के कीवर्डों को भी पहचानना होता है, तभी हमारी जो है तैयारी में जब हम परीक्षा में पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हमारे 50 बार पढ़ी हुई चीज़ें भी हमें जो है माइंड से स्किप हो जाती है। तो वहाँ पर जो है हम उन कीवर्डों को भी अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बार बार शब्दों को जब हम देख लेते हैं तो हमें ये समझ आ जाती है, हाँ ये उस लेखक की रचना है, ये उस उपन्यास में से संबंधित ये चीज़ें हैं। तो हम थोड़ा सा अपने हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क अगर आप करते हुए चलोगे तो आप जो है अवश्य ही सफल हो पाओगे। देख लेते हैं, श्रीवास्तव जी ने अपने उपन्यासों में उच्च वर्ग के आधुनिक जीवन का चित्रण करते हुए दिखाया है कि किस प्रकार हम आज अपनी सभ्यता व संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति बहुत जागरूक रहे हैं। इस प्रकार से आप इनको बार बार रिवाइज करते हुए कर लेना है, क्योंकि मैं ट्रिक पे, आप लोगों को पता है मैं ट्रिक पर इतना अधिक विश्वास नहीं करती, बार बार चीज़ों को पढ़ने पर अधिक विश्वास करती हूँ, रिवीजन पर अधिक विश्वास करती हूँ, ना कि एक चीज़ आप जो शुरुआत में पढ़ रहे हो फिर उसकी ट्रिक बना देते हो, तो परीक्षा में आप उस ट्रिक को ही याद करते रह जाओगे। तो जितनी बार आप अधिक रिवीजन करोगे उतना ही आपको जो है तथ्य याद रह पाएंगे, ये मेरा मानना है। और हर एक बच्चा जो है अपने अनुसार अपनी तैयारी करता है, तो आप अपनी तैयारी जो है करते रहिए रेगुलरिटी के साथ, निरंतर कर, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है, ये आप लोगों को सभी को पता है। बढ़ते हैं आगे। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के संबंध में जब हम देख लेते हैं, उग्र जी के कौन कौन से प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों में समाज की विविध समस्याओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। इन्होंने सभ्य समाज की भीतरी दुर्बलताओं, अनीतियों और घृणित परिस्थितियों का चित्रण अपने उपन्यासों में किया है। इन्होंने अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार वेश्या वर्ग को बनाया है। ये आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को। तो उनके
प्रमुख उपन्यास है, उनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? चंद हसीनों की खतूत, घंटा, दिल्ली का दलाल, शराबी, कड़ी में कोयला, फागुन के दिन 4, जीजा जी। ये सभी उपन्यास इनके प्रसिद्ध उपन्यास रही है। इन्हीं उपन्यासों में से पूछे जाते हैं परीक्षा में। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रेमचंद युगीन जो उपन्यासकार रही है, प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार, वे है वृंदावन लाल वर्मा, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। पहला पॉइंट तो यहीं से बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक उपन्यासकार है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक उपन्यासकार नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, वृंदावन लाल वर्मा जो है एक ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। उसके बाद बात करें इनकी रचनाओं की, इनके उपन्यासों की, तो गढ़ कुंठार, विराटा की पद्मिनी, विराट है भैया, विराटा नहीं है शायद, तो विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, माधोजी संधिया आदि इनके ऐतिहासिक उपन्यास है। संगम, लगन, प्रत्यागत और कुंडली चक्र इनके सामाजिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। ये इनके सामाजिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं और ये जो है वृंदावन जी के जो ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। इनको दोनों को आपको अलग अलग याद करने लेना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से इनका वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आने वाला उपन्यास कौन सा है, या ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आने वाला उपन्यास कौन सा नहीं है, या फिर सामाजिक उपन्यास कौन सा है, सामाजिक उपन्यास कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार से इन उपन्यासों को आपको ध्यान से समझ लेना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा लेखक है आज की क्लास का, जो ये अंतिम लेखक है प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जो हम पढ़ रहे हैं, तो आज हम केवल निराला को और देखेंगे, उसके बाद देख लेंगे फिर आगे जितने भी उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हम एक क्लास में कर लेंगे। कम से कम 200-250 प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे उपन्यासों से संबंधित, और कुछ प्रश्न हमने पहले कर भी रखे हैं तो उनकी भी रिवीजन हो जाएगी, और फिर साथ साथ नए प्रश्नों को भी हम करेंगे, ताकि परीक्षा में प्रश्न उत्तरों की हम बार बार रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संबंध में जब हम बात करें उपन्यास से संबंधित, तो छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी उपन्यासों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला जी हैं, वे काव्य छायावाद के प्रमुख 4 सतमों में से एक कवि माने गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि जिनकी जो प्रसिद्ध काव्य रचनाएं भी रही है, जैसे कि सरोज स्मृति जैसी उन्होंने शोक संबंधी रचनाएं भी लिखी है, और अन्य भी बहुत सारी उनके काव्य संबंधी जितनी भी रचनाएं रही है, प्रसिद्ध रचनाएं रही है। साथ ही उन्होंने जो है उपन्यासों की भी रचना की है। इनके प्रमुख उपन्यासों में जो है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावावती, ये उपन्यास इनके प्रसिद्ध है। अप्सरा का जो सन 1931, अलका का 1933, निरुपमा का 1936 और प्रभावती का 1936। इनको अगर क्रम वाइज भी लगाने को दे दिया जाए तो आप जो है इनका क्रम वाइज लगा भी सही आंसर बता सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जितनी जो ये प्रसिद्ध रचनाएं होती हैं इनको क्रम वाइज लगाने का प्रश्न बन जाता है। तो आपको हर एक प्रश्न को, हर एक किस किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका जो है आपको पिछले सालों के प्रश्न पत्रों से ही पता चल जाता है कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले सालों के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को भी हम करते हुए अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले सालों कुछ प्रश्नों को हमने कर भी रखा है, तो कुछ और प्रश्नों को धीरे धीरे बीच बीच में एक एक दो क्लास लेकर के पिछले से प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को भी हम करते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में विविधता एवं शिल्पगत नवीनता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया है। इसके ऐतिहासिक उपन्यासों में मनोरंजन का पुट भी हमें देखने को मिलता है। ये तथ्य थे हमारे प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासों से संबंधित। उपन्यासकारों के, उनकी रचनाओं के कौन कौन से प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं, कौन कौन से प्रमुख
प्रेमचंद जी के उपन्यास रहे हैं, किस उपन्यास का उन्होंने उर्दू नाम से अनुवाद जो है हिंदी में किया है। तो इस प्रकार से हमने प्रेमचंद योगीन उपन्यासों को कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम एक एक दो क्लास में जो है तथ्यों को करते हुए परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन्हीं को लेकर के हम चलेंगे। फालतू का अधिक हम कुछ नहीं करेंगे कि भाई हम किसी बुक में कुछ दिया हुआ है तो किसी में हर एक चीज़ों को हम इस तरह जो तथ्यों को करें जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले हम परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले तथ्यों को ही करेंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।